Hello and welcome back to my channel. In the last video, we have covered the nature and scope of accounting. Today, we are going to talk about some more topics from the initial chapter of accounting, that is called as Introduction to Accounting, या Introduction of Accounting, we can say that. अब बेसिक्स ये टर्म्स हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और क्लियर करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द बेसिक डेफिनेशंस बिटवीन ऑल द थ्री टर्म्स. काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, क्या अकाउंटेंसी क्या है, क्या ये सारे टर्म्स एक है. बहुत सारे बच्चे अकाउंटिंग को या अकाउंटेंसी को अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट इज ऑल द थ्री थिंग्स आर डिफरेंटली. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक वन, दैट इज फर्स्ट इज अ बुक कीपिंग. Bookkeeping is a part of accounting and it is a process of identifying, measuring, recording and classifying of financial transaction. तो one thing that we must know that कि bookkeeping में basic part क्या होता है कि we record and classify the financial transactions. मतलब क्या होता है, bookkeeping का सिर्फ इतना ही काम होता है कि transactions को recognize करना, हाँ उन्हें आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये कंपनी के ट्रांजैक्शंस है. इसको एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और जो एक जैसे ट्रांजैक्शंस है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है उनको हम एक जगह क्या कर देते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं. दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. तो ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है. फिर जो भी हमारी बुक कीपिंग होती है दैट प्रोसेसेस द रॉ डेटा, फिर उस डेटा को थोड़ा सा जो सेमी प्रोसेस हम डेटा हम कहेंगे उसको प्रोवाइड कर देता है किसके पास में, अकाउंटिंग के पास में. यानी कि बुक कीपिंग ही डेटा किसको प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग को प्रोवाइड करता है. एंड इट सेज दैट अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली इट बिकम्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. It includes summarizing, interpreting and communicating the financial data to the user of financial statement. That means the important thing of accounting is that कि जो recording classifying है ये भी किसका पार्ट बन जाता है, अकाउंटिंग का. That means एक तरीके से अगर हम ये कहें कि बुक कीपिंग हमारा किसके अंडर में आता है, अकाउंटिंग के अंडर में आता है. It includes summarizing, interpreting and communicating. Apart from the characteristics of recording and classifying, it does some other aspects, that is summarizing, interpreting and communicating. जिन ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग ने रिकॉर्ड और क्लासीफाई किया था, अब उन्हें हम समराइज करके मीनिंगफुल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते, इंटरप्रेट जिसे कह सकते हैं, उसे फिर हम कम्युनिकेट करते अपने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को. तो इस तरह हम ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग बारे में पार्ट में स्टडी कर लेते हैं. नाउ द लास्ट वन इज द अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी refers to systematic knowledge of principles and technique which are applied in accounting. Now first and the most important thing, that means bookkeeping and accounting, they are the way of doing an accounts. लेकिन ये तरीका हमने सीखा कहाँ से, ये टेक्निक हमने सीखी कहाँ है, दैट इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी इज अ बेसिक सब्जेक्ट दैट हेल्प्स इन गेटिंग द नॉलेज अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट बुक कीपिंग इज दिस मच. लेट अस से बुक कीपिंग कवर कर किसको कर लेता है, अकाउंटिंग को कवर कर लेता है. और अगर उन सबको भी हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी होल सब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स accounting and bookkeeping, whereas accounting includes bookkeeping, and bookkeeping is a common part for all the three aspects. Now let's move to the other aspect, and now we are going to study about the differences between bookkeeping and accounting. ये मैंने बहुत ज़्यादा, वैसे तो कई सारे differences हैं, but I have covered some only initial differences. आपके पेपर में सबसे पहला एक होता है स्कोप, दैट वी कैन टॉक अबाउट, दैट इज द बेस फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन लेजर अकाउंट्स. यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि हमने अपनी डेफिनेशन में भी डिक्लेयर किया था. और द सेकेंड पार्ट इज दैट अकाउंटिंग, in addition to bookkeeping, accounting also includes summarizing, interpreting and communicating. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बुककीपिंग काम करके हमको देता है उसको करने के बाद थोड़ा सा और एस्पेक्ट हम इंक्लूड कर लेते हैं, किसका किसका, समराइजिंग का, इंटरप्रेटिंग का एंड कम्युनिकेटिंग का. ये अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी स्टडी किया था. Now we are going to talk about the objective. The main of aim of bookkeeping is to maintain systematic records. इसका सिर्फ काम क्या है, जो डेली डे टू डे बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हें हम क्या करते रहे, रिकॉर्ड करते रहे. बाकी इससे ज़्यादा और कोई काम इसका नहीं होता है. The main aim of accounting is to ascertain the profitability and financial position. उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताना, ये काम किसके में आ जाता है, अकाउंटिंग में आता है. एज आई हैव टोल्ड दैट प्राइमरी स्टेज क्या होता है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग होता है, एंड सेकेंडरी स्टेज इज द अकाउंटिंग. थर्ड पार्ट इज नेचर ऑफ जॉब. ऑब्वियसली दिस इज मोर ऑफ रोटेनिकल और क्लरिकल टास्क से कह सकते हो, क्योंकि कोई भी काम में वाउचर्स मेंटेन करने हैं, उन्हें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जनरेटरी करना है, लेजर मेंटेन करना है.
ये सारा डे टू डे ट्रांजेक्शन होगा, यानी इसमें आप कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं। किसी भी आदमी को अगर हमने उसको अच्छे समझा के बैठा के प्रैक्टिस करा के बैठा दिया है तो आराम से वो बुक कीपिंग कर सकता है। बट दिस जॉब इज मोर ऑफ एनालिटिकल एज इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। द अकाउंटिंग की जो जॉब होती है बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होती है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, कई सारे प्रॉब्लम्स का अलग तरीके से सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, इसको स्किल कैसे चाहिए होती है? बुक कीपिंग जो स्किल होती है दैट कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ। इसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी होगी तो आराम से बुक कीपिंग कर सकते हो। वेयर एज दिस वॉज रिक्वायर्स अ सीनियर स्टाफ। इसमें अच्छी खासी आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग को। तो हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग के लिए लो लेवल की नॉलेज चाहिए होती है, वेयर एज बुक कीपिंग के लिए लो लेवल की नॉलेज चाहिए होती है, वेयर एज अकाउंटिंग रिक्वायर्ड अ गुड लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट अकाउंटेंसी। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग करे तो करे कैसे। कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास कितने हैं? 2 बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट इज द कैश अकाउंटिंग एंड द नेक्स्ट इज द एक्रूअल अकाउंटिंग। कैश basis of accounting recognizes revenue when cash is received and expenses when they are paid. This method does not recognize accounts receivable or accounts payable. एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम आपको बात करें तो हम ये कह सकते हैं कैश अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम सिर्फ कैश बेसिस पे फोकस करें। जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब पैसा जाएगा तब उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं किसी का फ्यूचरिस्टिक पेमेंट है, कोई फ्यूचरिस्टिक रेवेन्यू है, इन सब के एस्पेक्ट का हमें कोई भी लेना देना नहीं। जब तक हमें कैश में इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा तो उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ओनली कैश इज द बेसिक। हम सिर्फ किस पे टारगेट रखते हैं? आंख रखते हैं अपनी कैश पे। Whereas accrual is not this way. Accrual says that it is a method of accounting where revenues and expenses are recorded when they are earned regardless of when the amount of money is which is actually received or paid. यहाँ पे समझ क्या है? हम उसे एक अपना पार्ट हम मान लेते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, भले हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो। दोनों एस्पेक्ट को मैं समझता हूँ, देखिए कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि हम कहीं पे शॉप पे सामान खरीदने जाते हैं और मैं अगर 10,000 का सामान खरीदना है और मैंने सिर्फ 6,000 रुपये देकर आया और 4 रुपये मैंने ड्रॉप कर दी, तो ऐसे कैश अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग में सिर्फ 6,000 हम क्या करेंगे? कैश के रिकॉर्डिंग में सेल्स मानेंगे। कैश अकाउंटिंग क्या कहेगा? क्योंकि एक्चुअली में जो आपको पैसा मिला 6,000 रुपये, 4,000 उधार है, वो तो बाद में मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं सिर्फ कितने रुपये रिकॉर्ड करूंगा? 6,000 रुपये रिकॉर्ड करूंगा एज पर कैश अकाउंटिंग। वेराज एक्रूअल अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता है वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, सामने से पर्सन ने कुछ इनिशियल अमाउंट पे रखा है, एक पार्ट ऑफ पेमेंट भी कर दिया है, तो दैट मीन्स कि आगे भी पेमेंट मिल जाएगा, तो वो अज्यूम करता है कि हाँ फ्यूचरिस्टिक पेमेंट भी मिल जाएगा। यानी एक्रूअल अकाउंटिंग के लिए वो सेल्स कितने रुपए की हो जाएगी? 10,000 रुपए की। Now the second point says that recognizes revenue when the cash has been received, वही सेम कॉमन पॉइंट है। recognizes expenses when cash has been spent, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। इसमें recognizes revenue when it's earned, when it's been generated। आप समझिएगा, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का मेरा बिल आता है, मैं लेटेस्ट है कि अगले महीने की 10 तारीख को मुझे उसका पेमेंट करना है। लेट एक सिंपल एग्जांपल। तो कैश अकाउंटिंग जब मैं 10 तारीख को उसका पेमेंट करूंगा तब उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। वेरास अगर हम एक्रूअल अकाउंटिंग के बाद, तो जिस डेट पे हमारा बिल जनरेट हुआ, लेटेस्ट है कि आज जनरेट है, मुझे पता चला कि हाँ मेरे पे इतने उधार हो गए, मुझे पेमेंट करना है, तो आज से ही मैं उतने रुपए का क्या मान लूंगा कि हाँ वो हमारे एक्सपेंसेस आ गए। दैट इज द बेसिक पार्ट। टैक्सेस आर नॉट पेड ऑन द मनी दैट हैजंट बी रिसीव्ड येट। तो ऑब्वियसली कैश अकाउंटिंग क्या करता है, क्योंकि जो कैश अभी मिला नहीं, मान लेते हैं मैंने किसी को ऑर्डर दे रखा था, हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी तक उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो तब तक के लिए वो हमारा क्या होगा? सेल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ऑब्वियसली उस पर हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हम फ्यूचरिस्टिक अमाउंट पे भी कंसिडर कर लेते हैं। मोस्टली यूज बाय स्मॉल बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटर्स विद नो इन्वेंट्री, जिनके पास ज़्यादा इन्वेंट्री वगैरह नहीं होती है, वो कैश अकाउंटिंग का यूज़ कर लेते हैं। एंड रिकग्नाइज फॉर बिजनेस विद रेवेन्यू ओवर $5 मिलियन। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर एक्रूअल अकाउंटिंग, क्योंकि उनको पता है इतना ईजिली कैश फ्लो उन केस में नहीं होगा। जब बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर करते हैं वो हम करते हैं किसके लिए? तो बेसिकली दे आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, फर्स्ट इज इंटरनल एंड द अदर इज एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है ऑल दोज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट रिसाइड विद इन द कंपनी, जो कंपनी के अंदर रह करके उनकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उन्हें इंटरनल यूजर्स कहते हैं। जो कंपनी के बाहर रह करके उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल यूजर कह सकते हैं।
तो कंपनी के अंदर कौन कौन होते हैं? बिजनेस के ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। इन सबको कंपनी के फाइनेंशियल की पोजीशन के बारे में जानने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपनी जैसे ग्रो करेगी वैसे इनका प्रॉफिट मार्जिन ग्रो होगा, इनका रेट ऑफ रिटर्न ग्रो होगा, इनकी सैलरी बढ़ेगी। ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग फॉर्मेशन के ऊपर नज़र रखते हैं। अब इसमें एक्सटर्नल जो यूजर होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? एक्सटर्नल में होता है लेंडर्स, जिन्हें कि जो हमको कैश देते हैं, सप्लायर्स जो हमको सामान ला के देंगे, हो सकता है कस्टमर्स जो हमसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है एंड पब्लिक होती है। ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मेशन होता है। ये भी हमारे अकाउंटिंग फॉर्मेशन को जज करते हैं। क्यों? क्योंकि तभी ये डिसाइड कर पाएंगे कंपनी कैसे, क्या इनको पैसे लेंड करना है कि नहीं करना है, क्या इनको हम सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कंपनी अच्छी है तो हम इनका प्रोडक्ट को परचेज करें कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इवन द टैक्सेशन अथॉरिटीज इंटरेस्टेड नोइंग आवर अकाउंटिंग फॉर्मेशन और अकाउंटिंग डेटा। क्यों? तभी तो वेरीफाई करेगी क्या हम सही से टैक्स पे कर रहे हैं, क्या हम जो रेवेन्यू जनरेट किए वो सही है कि नहीं सही। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी हमें डिसाइड करते हैं भाई क्या इनकी स्ट्रैटेजीज हैं। ये सब सारे फैक्ट्स हमारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। सो वी कैन से दैट accounting formation is used by two categories. First is the internal and the other is external users. That's all for this week. I have written the aspects of basic. आप लोगों को पता ही है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ओनर्स क्या है, इन्वेस्टर्स क्या है, मैनेजर्स क्या होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ किस कैटेगरी में आते हैं। लेंडर्स का मतलब होता है जो आपको मनी या फाइनेंशियल एड में प्रोवाइड करे, जिसमें आप बैंक्स हो जाते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ से आप पैसे वगैरह बोरो कर सकते हो। लेंडर्स एंड सप्लायर्स का मतलब क्या होता है? जो जहाँ पे आपको सामान अपना बेच रहे हो, जहाँ से सप्लाई आ रहा है, रॉ मटेरियल की जो टू एंड फ्रोज होती हैं उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। कस्टमर्स दैट परचेज, टैक्सेशन अथॉरिटी, ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, वी कैन से दैट competitors, public, everyone is keen to know interest about the accounting formation for the company. So that's all for the today. We have covered the basic part. हमने थोड़ा सा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का पार्ट कवर किया. We have discussed about the differentiation between bookkeeping and accounting, and at last we have covered the accounting formation users. That's all for today. Thank you students. Have a good day. Take care.